हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैंने आप लोगों को जो है बताया था भारतीय दंड संहिता का मैंने आप लोगों को परिचय यानी उसका ट्रेलर दिखाया था। उस पर मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने डाला हुआ था, जिससे आप लोगों ने देखा। और आज जो मैं बताऊंगा वो भारतीय दंड संहिता का इतिहास और विकास के बारे में बताएंगे। भारतीय दंड संहिता क्या है, कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को मैं इस एपिसोड में क्लियर करेंगे, यानी पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट यानी जो भारतीय दंड संहिता की जितनी भी धाराएं हैं, तकरीबन 511 धाराएं हैं, उन सारी धाराओं को मैं बताऊंगा कि उन धाराओं का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसा धाराएं हैं, क्या कब लगाई जाती हैं, कहाँ किस किस जो है उस चीज़ के लिए जो है, जो भी आपके जो क्राइम होते हैं उनमें कहाँ कहाँ कौन सी धाराएं लगती हैं, इन सारी चीज़ों को मैं भी डिटेल से बताऊंगा साथियों। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो भारतीय दंड संहिता का विकास, यानी जो दंड संहिता का जो यानी जो जहाँ से वो उद्भव हुई, यानी जहाँ से वो चली, वो सभ्य समाज की देन है। सभ्य समाज मतलब जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारा समाज है, असभ्य समाज में आपराधिक और दंड विधि जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी अपराध जहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे दंड विधि या किसी तरह की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे सभ्य समाज है, सभ्य समाज मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समाज हमारा है, वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मनुष्य को अपने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा स्वयं करनी होती है। उस समय दंड के रूप में जीवन के बदले जीवन, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ, अ लाइफ फॉर अ लाइफ, अ टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर अ एन आई, तो का प्रचलन था। धीरे धीरे इस प्रचलन में थोड़ा सा बदलाव हुआ, यानी ये सारी चीजें पहले थी, अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, बदलाव शुरू हुआ। यानी क्या हुआ, तो जो पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकार दिए जाने की व्यवस्था चल पड़ी। अब जो इसमें जो भारतीय दंड विधि, जो वर्तमान दंड विधि है, यानी ये कब शुरू हुई है, 1860 में लागू की गई थी। तो अब यहाँ पे जो भारतीय दंड विधि का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है कह सकते हैं। संपूर्ण इतिहास का जो उल्लेख हमें मालूम पड़ता है यहाँ जानना संभव नहीं है, महत्वपूर्ण भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जानने की। तो हम अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पर मुस्लिम दंड विधि, ब्रिटिश काल दंड विधि और जो है इसका इतिहास और विकास हम अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होगा कि दंड विधि का उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों को हम जानते हैं। प्रोफेसर फुलर का कहना है कि दंड विधि का जो उद्भव है लोकाचार एवं लोक नीतियों के जो कह सकते हैं मणिभीकरण से हुआ है। उन्होंने उदाहरण के देते हुए कहा कि जब रूढ़ियाँ विकसित हुई तो कालांतर में उन्होंने नीति शास्त्र का स्वरूप ग्रहण कर लिया, और जब इसके विरुद्ध कार्य किए जाने लगे तो उन पर सामाजिक प्रतिक्रिया होने लगी। ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। ऐसे कार्यों के निवारण के लिए दंडात्मक शक्ति या दंड विधि का निर्माण किया गया। यानी जब कहीं पे मतलब पहले जो समाज में था इस तरह से नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जो है दंड यानी लोगों ने शुरू कर दिया, यानी गलतियां करना शुरू की, तो दंड देने के लिए दंड विधि का निर्माण किया गया। उसी तरह से प्रोफेसर सदरलैंड और क्रेसी के मुताबिक यानी कह सकते हैं दंड विधि का उद्भव एकीकृत समाज एवं न्याय रूपी प्रतिक्रियाओं को हुआ। यानी मैंने दो राइटर थे उनके बारे में बताया। तीसरे जो राइटर थे वो बेबीलोनियन विधि जो थी, बेबीलोनियन विधि यानी कह सकते हैं इसमें खैमुराबी विधियां भी कहा जाता है इनको। इसमें उल्लेखित अपराध निमित्त मापदंडों के दंडित और कब परिभाषित है, यानी इसमें परिभाषा दी है। दंड अत्यंत ही निर्दयतापूर्ण है, यानी जो दंड दिया जाता है, ये बेबीलोनियन सभ्यता जो थी, जिसको हम कहते हैं खैमुराबी विधि भी कहते हैं, उसमें जो दंड देने की प्रक्रिया थी वो बहुत ही निर्दयपूर्ण थी। इनके बारे में स्पष्ट नहीं कि अपराध को व्यक्ति के प्रति क्षमा किया जाना या राज्य के प्रति, ये सारी चीजें जो थी। अब हम बात करेंगे रोमन दंड विधि। यानी रोमन दंड विधि क्या थी, तो रोमन दंड विधि के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण किया गया, अंतार्की एवं अवस्थित रूप से किया गया। अभियोजन की प्रक्रिया के अनुसार अपराधों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वो थे पब्लिक जुडिशियल, यानी ऐसे अपराध आते हैं जो विधि से विशिष्ट विधि द्वारा निषेधित होते हैं, यानी उनको जो है विशिष्ट विधि द्वारा जो है रोक लगाई जाती है। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल, ऐसे अपराध जिनके बारे में विशिष्ट विधि नहीं है और जिनको दंड न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, इस श्रेणी में आते हैं। दंड न्यायालय के यानी जो जज जो है, जहाँ पे सजा दी जाती है, वहाँ पे जो जज बैठा होता है उसके जो है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो किस तरह से सजा देता है। फिर आता है प्राइवेट डिलिक्टा, यानी पुलिस वर्ग में ऐसे अपराध जिनके क्षतिग्रस्त पक्षकार को विशेष रूप कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है। यानी इसमें ऐसे आते हैं जो क्षतिग्रस्त यानी जिन पर नुकसान हुआ है, ऐसे पक्षकार को विशेष कार्रवाई, जो भी उस कार्रवाई करना चाहता है वो कर सकता है।
अब उसी तरह से हम इसमें अब जानेंगे इसके जो अब ये थी रोमन विधि, अब उसके बाद जानेंगे हम मुस्लिम दंड विधि। तो मुस्लिम दंड विधि क्या थी? मुस्लिम दंड विधि को हम जानने के लिए देखिए, मुगल प्रशासन काल में भारत में मुस्लिम दंड विधि बहुत ज्यादा प्रचलित थी और उसी के अनुसार आपराधिक न्याय प्रशासन किया गया। यहाँ कुरान द्वारा शासित होती थी। इस विधि के सिद्धांत प्रकृति के न्याय समान विवेक से अनुरूप नहीं थे, यानी ये सारी चीजें थी। तो इनको भी जो है क्या था, फिर भी यह विधि अत्यंत कठोर और संकुचित थी। संकुचित मतलब सिकुड़ी हुई थी। कठोर भी थी। कठोर इसलिए थी क्योंकि छोटे छोटे अपराधों के लिए इसमें कठोर दंड मिलता, जैसे चोरी के अपराध में हाथ काट लेना। तो ये इसलिए था कि लोग जब इस तरह की चीजें होंगी तो लोग जो है दूसरी दोबारा चोरी करने के बारे में सोचेंगे नहीं। ये सारी चीजें थी। और व्यभिचार के मामले में अभियुक्तों को पत्थरों से पीटा जाता था। पत्थरों से व्यभिचार मतलब जिसने किसी का रेप कर दिया या किसी को चीज को नुकसान पहुंचा दिया, किसी लड़की को छेड़ दिया या जो है उनका रेप अगर कर देता है या उनके साथ कोई गलत काम करता है तो उसके लिए जो सजा थी वो थी पत्थरों से पीट डालना। तो ये इसलिए थी कि अगर एक बार किसी आदमी के साथ इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो जो है दोबारा वो आदमी गलत हरकत करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये इसलिए था। लेकिन अब इसमें भी कुछ चीजें थी। तो स्टीफन यानी जो इनके बारे में स्टीफन का क्या कथन था, तो मुस्लिम विधि की कठोरता त्रुटियों का परिणाम यह हुआ कि वह बुरी तरह संदेहजनक, कमजोर और अनिश्चित रूप से तरह से आ गई। यानी लोगों ने कहना शुरू कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। अब मुस्लिम दंड विधि भिन्न भिन्न अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड को मुख्यतः 4 वर्गों में डिवाइड करती है। यानी मुस्लिम विधि जो है वो क्या करती है, जो दंड विधि थी उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बोलते हैं किसा। किसा का अर्थ है प्रतिकार अथवा बदला, यानी किसी जानबूझकर की गई हत्या और कुछ गंभीर प्रकार के घायल करने के अंग भंग करने के मामले में लागू किया जाता है। पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होता है कि अपराधी ने जिस प्रकार अपराध किया है उसी प्रकार का बदला उसके शरीर से, अर्थात प्राण के बदले प्राण, अंग के बदले अंग, यानी भंग आदि ले लें। यानी ये संपत्ति अपराधी जो है अपराधों पर लागू नहीं होता है। जो इस तरह की चीजें हैं वो कुछ चीजों पर नहीं लागू होता है। फिर दूसरा आता है दिया। दिया का अर्थ होता है खून का मूल्य। अनजाने घायल करने के मामले में निश्चित पैमाने पर खून का मूल्य पीड़ित पक्ष को दिया जाता है। यानी जो खून का मूल्य है वो पीड़ित पक्ष यानी जो पीड़ित है उसको दिया जाता है। तो पीड़ित पक्ष का वारिस दिया जाता है। किसी में से जो चाहे वो दंड चुन सकता है। यानी जो पीड़ित पक्ष होता है वो चाहता है जो भी दंड चाहे वो चुन सकता है, उसको दंड चुनने का अधिकार होता है। इस प्रकार हत्या के मामले में हत हुए व्यक्ति का उत्तराधिकारी अपराधी को क्या होता है, अपराधी को मृत्युदंड के स्थान पर उसे खून की कीमत वसूल कर सकता है। यानी मृत्युदंड अगर दिया जाए खून की कीमत भी वसूल कर सकता है। इसी प्रकार जानबूझ घायल करने का अंग भंग करने के पीड़ित व्यक्ति किसी स्थान पर दिया स्वीकार कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं दिया में। फिर उसके बाद आता है आपका हद। हद क्या है? हद का शाब्दिक अर्थ है सीमा। तो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के अपराधों के लिए जिनको समाज विरोधी, धर्म विरोधी माना जाता है, तो दंड की प्रक्रिया, मात्रा, प्रकार, विधि नियत करने के अंतर्गत विधि दंड बदले नहीं जाता, ना ही उन्हें हटाया, घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ये सारी चीजें भी होती हैं। तो निश्चित हम समझ गए कि यानी जैसे बहुत सारी मैथुन के लिए अगर किसी ने गलत चीज हरकत की है तो इसलिए पत्थर मार मार कर उसे संसार कर देना है या दंड देना है। चोरी के लिए अंगों को दाहिने हाथ या बाएं हाथ काट डालना। किसी विवाहित स्त्री पर व्यभिचार का जब झूठा दोष लगाते हैं तो उस पे जो है उसके लिए जो दंड दिया जाता है वो 80 कोड़े मारने का प्रावधान है। ये सारी चीजें की गई। अब इसी में जो ये तो हो गई हद यानी लिमिट बना दी गई है। उसके बाद आता है ताजीर। ताजीर का अर्थ होता है विवेकाधीन। साधारण तौर पर दंड थे कारावास, देश निकाला, शारीरिक दंड, कान पर घूंसे मारना या असमानजनक, यानी असमानजनक मतलब उनकी बेइज्जती करना, इस तरह से जो बर्ताव करना। ताजीर दंड दिए जाने अपराधों में जो पूर्ण न्यायाधीश विवेक पर निर्भर करती है। यानी किस तरह से न्यायाधीश जो हमारा जज होता है वो किस तरह से जो है क्या कर रहा है, जो है दंड दे रहा है। तो अब इसमें हम जो मानव वध का जो वर्गीकरण था, अब इसी में और बहुत सारी चीजें आप जिससे जानते हैं मानव वध का वर्गीकरण। कत्ल आमद, किसी व्यक्ति की हत्या करने से आशय किसी घातक हथियार द्वारा जानबूझकर मृत कार्य करने पर कत्ल आमद कहा जाता है। यानी जानबूझकर जो है क्या करना, कत्ल करना, वो कत्ल आमद कहलाता है। फिर उसके बाद कत्ल शबाह अम्द जो है वो क्या होता है, ऐसा किसी हथियार से जिसकी मृत्यु कारित होना संभावित है।
यानी जानबूझकर किसी की मृत्युकारी करने को कत्ल शबाह आमद कहा जाता है। यानी ये जो चीज़ पॉइंट हम बता रहे हैं उसको आप लोग नोट भी करते जाएं। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बी एल बाबिल साहब की, यानी जो उसको कहते हैं डॉक्टर बसंती लाल बाबिल साहब की किताब है, जो शुरुआत में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी कह सकते हैं कि किताब है, और बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुंचाएगी। इंडियन पिनल कोड की जो किताब है जो डॉक्टर बसंती लाल बाबिल की है। कत्ल खाता, कत्ल खाता क्या होता है? भूल अथवा गलती से किसी की मृत्यु कारित हो जाने पर कत्ल खता कहा जाता है। यानी कत्ल खता जो होता है, यानी भूल से हो जाना किसी का कत्ल, वो कत्ल खता कहा जाता है। फिर अस्वैच्छिक कार्य, अस्वैच्छिक मानववध, मानववध जो होता है यानी कहते हैं कि इसमें ऐसे मामले जिसमें किसी मृत्यु अस्वेच्छा पूर्वक कारित हो गई, यानी मतलब इच्छा नहीं थी और उसका मर्डर गलती से हो गया, तो ये अस्वेच्छा पूर्वक कहा जाता है। फिर आता दुर्घटनात्मक वध, मानववध, दुर्घटना करने से कार्य मृत्यु इस श्रेणी में अपराध माना जाता है, यानी अगर दुर्घटना से भी हो गया तब भी उसे अपराध की श्रेणी में लाया जाता है। तो इस प्रकार जो है मुस्लिम विधि का जो है रेखा चित्र खींचा गया। अब आते हैं ब्रिटिश कालीन दंड विधि। तो ब्रिटिश कालीन दंड विधि क्या थी? भारत में ब्रिटिश कालीन दंड विधि का इतिहास सन 1600 से प्रारंभ होता है। यानी जो ब्रिटिश कालीन थी, यानी अंग्रेजों के टाइम से जो जब कब शुरू हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुआ था। यानी ब्रिटिश कालीन जो यहाँ पे जो दंड विधि का प्रावधान शुरू हुआ था वो ब्रिटिश कालीन से शुरू हुआ था। यहाँ प्रथम बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1600 ईस्वी में की गई थी। आरंभ में इस कंपनी का एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना, भारत में धनराशि बटोर कर इंग्लैंड ले जाना। लेकिन कालांतर में कंपनी ने अपना क्षेत्रफल न्याय एवं प्रशासन तक फैला दिया। तो फिर धीरे धीरे जो है जो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने की, चेंजेस किए। तो ब्रिटिश शासन काल में अनेक चार्टर एवं अधिनियम पारित हुए। मुस्लिम दंड विधि में सुधार एवं परिवर्तन किए गए। मुस्लिम दंड विधि थी, उसमें काफी कुछ बदलाव भी किए गए, जिसमें पहला जो चेंजेस किया गया सन 1600 में किया गया, फिर दूसरा 1609 में किया गया, तीसरा 1661 में किया गया, और जो चार्टर लाए गए, फिर उसके बाद 1668 में चार्टर लाया गया, फिर 1672 में लाया गया, फिर 1683 में लाया गया, फिर 1687 में लाया गया, फिर 1726 में लाया गया, फिर 1783 में लाया गया, फिर 1875 में लाया गया। आदि के चार्टर बहुत ही अधिनियम बहुत ही मुख्य हैं। फिर आपराधिक न्याय प्रशासन के वारेन हैंगिस्टन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक आदि के महत्वपूर्ण योगदान है। यानी इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया आईपीसी को कंप्लीट कराने में। इसके समय मुख्य प्रमुख सुधार किए गए। हत्या, दोष, संदोष, मानववध के अपराध निर्वाचन औजार से नहीं अपितु अपराध के आशय से किए जाने लगे। यानी जो मतलब औजार के उससे नहीं, लेकिन जो अपराध था, अपराध से जो वध किए जाने लगा, वो अपराध की नीयत से उनमें जोड़ा जाए। अपराध को एक सामाजिक अपकार मानते हुए सरकार द्वारा उसका अभियोजन चलाए जाने की व्यवस्था की गई। यानी उस पर एक अभियोजन मतलब एक तरह से उस पर केस चलाना शुरू कर दिया गया। तो बर्बर एवं कठोर दंड व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जो बर्बर और कठोर दंड व्यवस्था थी, यानी बहुत ही जो टाइट दंड व्यवस्था थी, उसको जो है खत्म किया जाने लगा। तो जब एक अंग विच्छेद के स्थान पर 7 वर्ष तक के कारावास से एकांकिक अंग विच्छेद के लिए 14 वर्ष तक कारावास का प्रावधान किया गया। यानी ये धीरे धीरे बदलाव शुरू हो गए। फिर जारता, बलात्कार आदि अपराधों में प्रत्याशी साक्ष्यों की गवाही की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। अब परिस्थितिजन्य और साक्ष्य एवं संशयकृत के आधार पर दंड देने की व्यवस्था की गई। यानी जो साक्ष्य, यानी जो सबूत होते थे, उनके आधार पर जो बलात्कार और इस तरह के जो अपराध करते थे उनके लिए ये सारी चीजें शुरू कर दी गई। अब कोई व्यक्ति चाहे वह हिंदू हो मुसलमान गवाही दे सकता है। धर्म का भेदभाव भी दूर कर दिया गया। ये भी सारी चीजें शुरू हो गई। फिर डकैती के अपराध में कठोर दंड की व्यवस्था की गई। यानी जो डकैती यानी चोरी करेगा उसके लिए कठोर दंड, बहुत ही टाइट दंड देने की व्यवस्था की गई। अब इसके लिए 7 वर्ष के कारावास एवं हत्या सहित डकैती के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। यानी ये भी सारी चीजें की गई। तो धीरे धीरे में काफी परिवर्तन होते चले गए। वर्तमान दंड संहिता में परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी इसको थोड़ा कम करना शुरू कर दिया गया। वर्तमान दंड संहिता का जो स्वरूप में से गुण दोष क्या है? तो वर्तमान भारतीय दंड संहिता समय और काल के अनुसार बदलती हुई अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। यानी आरंभ में इसमें 488 धाराएं थी। यानी जो पहले जो शुरुआत जहां से की गई थी उसमें 488 धाराएं थी, लेकिन समय समय पर इसका संशोधन हुआ, बदलाव हुए, वृद्धि हुई। तो जो वर्तमान संहिता में अब कुल 511 धाराएं हैं।
और फिर इसके अलावा बीच में कई अतिरिक्त धाराएं भी जोड़ी जाती, जैसे अभी हाल ही में बालसंग संबंधी विधि जो कठोर दंड के उद्देश्य में दंड विधि जो बनाया गया, संशोधन किया गया है 1983 द्वारा, वो 228 का, 376 का, 376 खा, 376 गा, 376 घा एवं 498 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो है काफी बदलाव किए जा रहे हैं। तो इस संहिता मुझे प्रमुख निर्माता अपूर्व स्मारक प्रतीत होता है। तो जैसा कि मेरा विचार है, आशा की जाती है कि दीर्घतम स्थायी होगा। तो साहित्य की एक शैली भी है और उन्होंने अपने अन्य ग्रंथों में असर लोकप्रियता भी कम होती कम हो सकती है, किंतु दंड संहिता को 21 वर्ष से अधिक समय लगभग 136 वर्ष के अनुभव की परीक्षा में विजय प्राप्त हुई, यानी ये बहुत लंबा एक वक्त हुआ। इस समय इतनी सफलता किसी अन्य अधिनियम को या जिसके विस्तार प्राप्त नहीं हो सका है। तो इनके गुणगान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया जो दी है, सुप्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता डॉक्टर हरसिंह गौड़ ने, उनका कहना है कि जो है यह निर्विवाद की संहिता के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है, लेकिन इतना ही निर्विवाद यह भी है कि इस संहिता का पूर्ण रूप में पुनरीक्षण एवं एक विशेष विधिवेत्ता की समिति द्वारा किया जाए। ये सारी चीजें बताई गई। अब हम आते हैं दंड विधि के लक्षण क्या हैं। दंड विधि के लक्षण चलते चलते हम यहाँ पे, बस ये वीडियो हमारा आखिरी पे पहुंच रहा है, तो चलते चलते जो चीजें हम बता रहे हैं, दंड विधि के लक्षणों का संक्षेप में प्रकाश डाल देना बहुत उचित होगा। यहाँ कि अपराध एक रोग है और अन्य सभी रोग की तरह समाज के लिए घातक है, यानी जैसे बहुत सारे रोग होते हैं उसी तरह से अपराध भी जो है वो एक तरह से रोग ही है। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर इलाज ना किया गया तो बहुत ज्यादा ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसका इलाज करने का जो आसान तरीका है वो है सजा। तो घातक वे अपराधी, उनके कारण संपूर्ण सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन जो कहता उद्वेलित उठता है। दंड विधि ऐसे रोगों का निदान करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दंड विधि मानव आचरण संबंधित नियमों का एक अंग है। जब हम दंड विधि को मानव आचरण से संबंधित नियमों का एक अंग मानने की बात करते हैं तो हमारे मन में यह जिज्ञासा होना जो है स्वाभाविक है कि दंड विधि के कौन से लक्षण हैं जो नियमित जो अन्य नियमों के भिन्न करते हैं। संक्षेप में दंड विधि के 4 लक्षण माने गए हैं, यानी इनको छोटा सा बहुत शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। पहला है राजनीतिक को जो पॉलिटिकली है, जो दंड विधि का एक आवश्यकता लक्षण निरूपित किया गया है। दंड विधि के पीछे किसी राजनीतिक प्राधिकारी का प्रख्यान होता है। राज्य द्वारा प्रख्यात किए नियमों के उल्लंघन को अपराध माना, यानी अगर राज्य के द्वारा कोई भी किसी का करता है तो उसे उल्लंघन माना जाता है। फिर नियम भी ऐसे हों जो मानव आचरण से संबंधित हों। फिर विशिष्टता, यानी दूसरी यह बात आती है विशिष्टता। दंड विधि का दूसरा लक्षण विशिष्टता है। यह लक्षण दंड विधि की सिविल विधि के बीच जो वैषम्य और विरोध करता है। सिविल विधि एक साधारण विधि होती है, जबकि दंड विधि मानव आचरण के किसी भी विशेष कार्य की जो है दृढ़ परिभाषा देती है और इसके अर्थान्वयन में किसी प्रकार की संदिग्धता, यानी कह सकते हैं एम्बिग्युइटी, गिल्टी होने पर न्यायालय द्वारा जो प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने 2 बताई। अब तीसरी जो है एकरूपता नियमितता दंड विधि का तीसरा प्रमुख लक्षण है, तीसरा मेन पार्ट है। इसके लिए क्योंकि दंड विधि के बिना किसी भेदभाव के, यानी व्यक्ति में समान न्याय प्रदान करने के लिए आबद्ध है, यानी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे कंप्यूटर से किससे है, इन चीजों में वो भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करती है। इसे मनुष्य के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है, यानी मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता है। दंड विधि की प्रक्रिया मनुष्य की सामाजिक स्थिति नहीं होकर उसके आपराधिक व्यवहार पर भी निर्भर करती है, यानी उसने अपराध किस कैटेगरी का किया गया है। तो ये दंड विधि का एक ऐसा चीज है कि वो किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकती है। फिर आती है चौथा, दंडात्मक शक्ति। तो चौथा दंड विधि का चौथा महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है दंडात्मक शक्ति। पीनल सेक्शन का मुख्य जो है आशय है विधियों का अति उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा दंड दिया जाना। जो राज्य है, यानी जो भी वो गलती करता है तो उसको राज्य द्वारा जो है दंड दिया जाता है। दूसरा, जहां दंड की धमकी होती है और जहां समाज में अराजकता व्याप्त हो जाती है, यानी भूल जाती है। अगर दंड की सिर्फ धमकी दी जाए, डराया जा रहा है, तो वहां पे जो अराजकता है वो ज्यादा फैलने लगती है। विधियों का पालन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। यहाँ दंड का भय ही मनुष्य को विधियों के पालन के लिए विवश करता है, यानी जो दंड है वो जो दंड की विधि है उसी के जब हम डराते हैं तो वो जो है पालन करने के लिए विवश हो जाता है कि मैं किसी तरह की कोई गलती ना करूं, नहीं तो मुझे ये सजा मिलेगी और हमारा नुकसान होगा।
तो साथियों, आपने देखा कि आज हमने हिस्ट्री थोड़ी सी बताई है। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ गलत हो गई हो तो आप लोग कृपया मुझे जो है माफ़ करें, क्योंकि हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। इसलिए आप मेरे चैनल से बराबर जुड़े रहें। कल जो एपिसोड होगा उसमें मैं जो धाराएं हैं, यानी जो यहाँ इसमें जो 511 धाराएं बताई गई हैं इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी में, उसमें से कल मैं 5 धाराओं के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो धाराएं हैं उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे पर धारा लगाई जा सकती हैं, क्या क्या जो है दंड का प्रावधान है आईपीसी में, ये सारी बातें हम अच्छे से जान सकते हैं। थैंक यू।